नमस्कार दोस्तों। आज हम संघवाद क्या है, व्हाट इज द फेडरलिज्म क्या है, उस पर बात करेंगे और आपका समझेंगे कि हमारा यूनियन और फेडरलिज्म में क्या अंतर होता है। आपका जो संघवाद है फेडरलिज्म और आपका जो यूनिटरी सिस्टम है उसमें क्या अंतर है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। दूसरा और है कि ये आपका यूपीएससी में भी है, आपका स्टेट पीसीएस में है और क्लास 10th के चैप्टर 2 में भी है। आप एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारा कई साल से एक्सपीरियंस रहा है कि 10th खासकर यदि आप ये वीडियो ही आप पढ़ लेंगे तो वो सफिशेंट होगा, आपको कोई गाइड आपके टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और हमारा कई साल से आपका एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी आता है, हमारा आपका बहुत सारे लोगों के 100 भी आते हैं आपके, ठीक है। तो आप पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। मैं पूरी तरह से है स्टूडेंट के लिए है वो डिवोटेड हूँ पूरी तरह से। आपका कोई भी आपकी समस्या हो, संख्या हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कोई सुझाव है वो ज़रूर दीजिएगा। और मैं आपको पहली चीज़ आती है संवाद क्या है। पहली चीज़ और हम बात कर लेते हैं कि दुनिया की अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं उन्हीं की बात करें, या हम एक जनरल बात करते हैं कि विश्व के 192 देश में से 25 देश 25 कंट्री हैं वो ऐसी हैं जहां पर फेडरलिज्म आपका संघवाद है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, हिंदी में चाहे फेडरलिज्म हो और या आपका यूनियन हो, उन दोनों का एक ही मीनिंग होगा, आपका संघ होगा, संघवाद होगा। लेकिन इंग्लिश में दोनों का डिफरेंस होता है, आपका दोनों अलग अलग होते हैं आपके। दूसरी चीज़ है यहाँ पर जो ये 25 कंट्री हैं इसमें विश्व की 40% पॉपुलेशन है वो निवास करती है। विश्व के बड़े बड़े देश, अगर बड़े देशों में से हम देखें तो एक हम चाइना को छोड़ सकते हैं, बाकी के हैं बड़े देशों में है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, जहाँ पर क्या है आपका संघवाद है। दूसरा और है, हम जैसे कि पिछले चैप्टर में पढ़ा आपका, वहाँ हमने दो व्यवस्थाएं देखी, बेल्जियम वाला देखा, एक हमने श्रीलंका वाला देखा। श्रीलंका में देखा होगा कि सारी शक्ति हैं वो एक ही पूरी सरकार के पास हैं, अर्थात केंद्र सरकार के पास ही पूरी दी हुई हैं, अर्थात वहाँ पर मनमानी तरीके से शासन व्यवस्था है वो अधिक किया जाता है। दूसरा आपने बेल्जियम को देखा होगा, बेल्जियम में एक केंद्र सरकार थी, पहले वहां पर है राज्य सरकारों को अर्थात आपका रीजनल गवर्नमेंट को, क्षेत्रीय सरकारों को है कुछ सत्ता दी गई। लेकिन वो सत्ता कैसी दी गई थी, बगैर संविधान संशोधन के द्वारा दी गई, जिसको सरकार केंद्र सरकार है अर्थात वहां बेल्जियम की सरकार है कभी भी वापस ले सकती थी। लेकिन वहां पर आपने उसमें पढ़ा होगा कि 1993 में संविधान में संशोधन किया गया और उन्हें एक तीसरे स्तर की सरकार भी दी गई और साथ ही साथ है उन्हें संवैधानिक दर्जा है वो दे दिया गया। पहली चीज आती है कि आपका संघवाद क्या है, फेडरलिज्म क्या है। देखिए फेडरलिज्म हम कहें, फेडरलिज्म ए सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट विच ए पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द एक सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। अर्थात संघवाद क्या है, एक वह सरकार जिसमें सत्ता और शक्तियों का विभाजन आपका एक केंद्र सरकार और उसकी बहुत अनुषंगी बहुत सारी जो उसकी छोटी उप इकाई हैं, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे आपकी स्थानीय इकाई हैं, उनको दे दिया जाता है, वो क्या है हमारा संघवाद है। हम दूसरी तरह से समझ सकते हैं कि संघवाद में है संविधान आपका 4 चीज होना जरूरी है। 4 चीज क्या है, एक सत्ता का स्पष्ट विभाजन अर्थात ड्यूल शासन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, दूसरा है आपका रीजनल गवर्नमेंट होगी जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है लिखित संविधान होगा अर्थात सभी को शक्ति का बंटवारा है किया हुआ। नेक्स्ट है लिखित संविधान होगा, कठोर संविधान होगा। इस तरह से संघवाद है आपका चलता है। दूसरा है कि वहां पर केंद्र सरकार राज्यों को कोई बाध्यकारी आदेश नहीं दे सकती, अर्थात दोनों के कार्य विभाजन है वो स्पष्ट अलग अलग होते हैं। हम फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं तो हम इसमें संघवाद में जैसे हम एग्जाम्पल लें, देखिए इसमें क्या है कि विभिन्न संघ हैं आपस में अपने आप को सुरक्षित
करने के लिए विभिन्न छोटी छोटी उप इकाई हैं, आपस में एक मजबूत इकाई बनने के लिए है, एक समझौते के माध्यम से है, एक संघ बनाते हैं। जैसे अमेरिका की बात करें, आपका यूनाइटेड स्टेट आपके अमेरिका की बात कर रहे हैं, जहां जब इन्होंने अमेरिका बनाया उससे पहले यहाँ 13 कॉलोनी थी, 13 उप इकाइयां थी, उन्होंने मिलकर के है एक संघ। एक और है कि यहाँ पर जो राज्य हैं वो अधिक शक्तिशाली होते हैं। जिस समझौते के तहत ये जब एक संघ बनाते हैं तो उस समझौते के तहत ये आपके अलग भी हो सकते हैं। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं एकात्मक। एकात्मक यूनिटरी सिस्टम आपका, फिर दोनों में अंतर करेंगे। देखिए एकात्मक आपका शासन क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था जहां राज्य सरकारों का अस्तित्व नहीं होता हो, और यदि होता भी है तो वहां सारी शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार अर्थात वहां की राष्ट्रीय सरकार के पास होती है। उसे क्या कहते हैं? हमारा एकात्मक शासन। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लें ब्रिटेन आपका, एकात्मक शासन वाले देशों में है, कोई जरूरी नहीं है कि वहां लिखित संविधान हो। संविधान होगा, परंपराओं पर हो सकता है, जैसे ब्रिटेन है आपका, कोई लिखित संविधान है आपका नहीं है। दूसरा है कि एकात्मक से कोई भी राज्य है वो आपका अलग नहीं हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर सारी ही शक्तियों का केंद्रीकरण है, केंद्र सरकार के पास होता है, वहीं से आपके आदेश हैं निचले स्तर के लिए दिए जाते हैं। अब हम दोनों में है वो अंतर कर लेते हैं, क्या क्या अंतर है। इधर संघात्मक आपका फेडरल सिस्टम, इधर को आपका यूनिटरी सिस्टम, इधर को आपका फेडरल सिस्टम। नंबर 1 है सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर। सरकार के 2 या अधिक स्तर, अर्थात यहाँ एक पूरे देश के लिए शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक केंद्र सरकार होती है जो कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों या राष्ट्रीय महत्व के जो मामलों को है वो देखती है। जैसे रक्षा है अर्थात डिफेंस का मैटर है, कम्युनिकेशन का मैटर है, उनको है कौन देखता है? आपका या आपकी जो मॉनेटरी से रिलेटेड जो मैटर है उसको हमारी कौन देखती है? जो केंद्र सरकार होती है। यहाँ पर राज्यों का अस्तित्व नहीं होता है, अगर होता भी है तो उनको संवैधानिक अधिकार नहीं होता है। एक राष्ट्रीय सरकार, एक राष्ट्रीय सरकार होती है। नेक्स्ट है कि दोनों के लिए संविधान में स्पष्ट शक्तियों का विभाजन होता है। स्पष्ट सत्ता का विभाजन, यहां विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट है यहां पर लिखित व कठोर संविधान, लिखित और कठोर संविधान होता है। यहां लिखित व अलिखित
लिखित और अलिखित दोनों प्रकार का संविधान है आपका पाया जाता है। दूसरा है आपका कि इसमें मैंने कहा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को है कौन देखती है, आपकी जो राष्ट्रीय सरकार देखती है, जबकि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात दिन प्रतिदिन के प्रशासन को है वो राज्य सरकार देखती है। जबकि वहाँ सभी कार्यों को है कौन देखता है, आपका केंद्र सरकार देखती है, अर्थात वहाँ की राष्ट्रीय सरकार देखती है। दूसरा है यहाँ पर, और यहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सत्ता का प्रत्यायोजन यहाँ पावर डेलीगेट की जाती है, अर्थात यहाँ अंतिम उत्तरदायित्व है वो आपका राष्ट्रीय सरकार के पास होती है। जबकि विकेंद्रीकरण में है अंतिम उत्तरदायित्व वो किसके पास होता है, आपका जो जिस स्थानीय सरकार को है अधिकार दिए गए हैं उसी के पास होती है। ठीक है। फिर और है कि कुछ मामलों में है एकात्मक शासन है वो अधिक कठोर होती है, जबकि संघात्मक शासन है वो इतनी अधिक कठोर नहीं होती। नेक्स्ट है संघ से कोई राज्य अलग हो सकता है, जबकि इसमें अलग नहीं हो सकता। कई देशों में है संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता है, जैसे अमेरिका में राज्यों की नागरिकता अलग है और अमेरिका की नागरिकता अलग है। हर 50 राज्यों की अलग अलग नागरिकता है और पूरे देश की नागरिकता है आपकी अलग है। अर्थात इसमें हम कह सकते हैं दोहरी नागरिकता, और इसमें एकल सिंगल सिटीजनशिप है वो आपकी पाई जाती है। ये सारी चीज हैं आपका, और भी आपका बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा और है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में है स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। एक पॉइंट और लिख देते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका, इसको कहें सुपरमेसी ऑफ आपका कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान सर्वोच्च होता है। लेकिन इन वाले देशों में है वो संसद सर्वोच्च होती है, अर्थात जब संविधान सर्वोच्च होती है तो स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं पाई जाती। फिर एक बार फिर बता देते हैं कि सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, लेकिन यहाँ एक ही राष्ट्रीय सरकार होती है। ये राज्य सरकार को कोई बाध्यकारी आदेश नहीं दे सकती हैं, लेकिन ये बाध्यकारी आदेश दे सकती हैं, क्योंकि राज्यों का कोई अलग से अस्तित्व नहीं होता है। सत्ता का स्पष्ट विभाजन होता है संघात्मक व्यवस्था में, इसमें नहीं होता है। यहाँ लिखित और कठोर संविधान होता है, यहाँ लिखित और लिखित संविधान होता है, कहीं पर परंपरा पर भी होता है। यहाँ विकेंद्रीकरण किया जाता है सत्ता का, यहाँ प्रत्यायोजन किया जाता है। इसमें संघ का कोई राज्य इससे अलग हो सकता है जिस समझौते के तहत ये आपका जो इस संघ बनाया है उसमें शामिल हुआ है, लेकिन इसमें अलग नहीं हो सकता। यहाँ दोहरी नागरिकता भी पाई जाती है जैसे अमेरिका में, लेकिन यहाँ एकल नागरिकता होती है। यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, लेकिन इनमें दूसरा हम कहें कि इसी में कि संविधान सर्वोच्च होता है, लेकिन यहाँ पर संसद सर्वोच्च होती है। ये था हमारा, हम उसमें भी देखेंगे। भारत है, आप देख रहे होंगे बहुत सारी विशेषताएं भारत में नहीं अप्लाई हो रही होंगी, जैसे दोहरी नागरिकता का मैटर है आपका नहीं हो रही है आपका, क्योंकि भारत एक फेडरलिज्म में ना होकर के एक यूनियन है।
और यूनियन का संबंध हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि मनुष्य, जैसे हम हैं, हमारे सारे अंगों से मिलकर के, हाथ पैर इन सब से मिलकर के है हमारा पूरा एक बॉडी बने हुए है। जिस तरह से हमारे ये सारे अंग हैं शरीर से अलग नहीं हो सकते हैं, उसी तरह संघ से भी, अर्थात जहाँ यूनियन है, भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है कि कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि भारत एक संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन बहुत सारे कोर्ट के डिसीजनों से और आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है भारत आपका राज्यों का संघ है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट, कि भारत राज्यों का संघ है जिसमें विभिन्न राज्य हैं शामिल हुए हैं, लेकिन वो राज्य हैं वो अलग नहीं हो सकते हैं। चलिए उसको हम उस पर बात करेंगे, जब विशेषता है उस पर बात करेंगे तब। कैसा लगा आपको? समझ में आया होगा? मैंने पहले भी कहा, आप लोग अगर आप कहीं कोई दिक्कत होती है मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप लोग हैं अगर कहीं ऐसी दिक्कत आती है तो आप एक नहीं तो 2 बार आपको देख लीजिएगा, आपको है वो ज़रूर समझ में आएगा। और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसी ढंग से करें तो आपके 100% मार्क्स, अर्थात 100 में से 100 हैं, खासकर जो पोर्शन में कराऊंगा उसमें से आपके पूरे मार्क्स आएंगे। कहीं पर भी कोई मार्क्स कटने की वो आपकी जो दिक्कत है वो नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। मैं आपसे और कह रहा हूँ कि आपका पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट कराऊँ। दूसरी चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं बहुत सारी चीज़ों को है करंट के साथ जोड़ता हूँ, तो आप भी थोड़ा सा उसको आदत को सुधारिएगा कि भाई करंट के साथ जोड़ कर भी आप पढ़िएगा। क्योंकि कई लोग ऐसा होते हैं कि जो बुक में है वो ही पढ़ते हैं, थोड़ा भी एक्स्ट्रा पढ़ने की वो ज़रूरत नहीं समझते हैं, तो वो चीज़ है आपका देखिएगा। आप अपने आप को इस तरह से करिएगा, रटने का मत रखिए, हमेशा समझने का रखिएगा। मैंने जो चीज़ बताई है उसको आप एक कॉन्सेप्ट के रूप में डेवलप करिएगा, ठीक है? आप अधिक से अधिक है शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।